नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री धूमल ने बद्दी दौरे के दौरान औद्योगिक इकाई का किया उद्घाटन। केंद्र को बताया औद्योगिक पैकेज लेने वाली सरकार, तो दूसरी तरफ शिमला में पर्यावरण बचाने को लेकर निकाली गई रैली को दिखाई हरी झंडी। 108 अटल स्वास्थ्य योजना पर अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर साधा भ्रष्टाचार का निशाना। बाली ने विजिलेंस जांच की मांग की और स्वास्थ्य मंत्री बिंदल ने कहा सभी आरोप राजनीति से प्रेरित। शिमला नगर निगम चुनाव की अधिसूचना का हुआ शंखनाद। 81,000 मतदाता 27 मई को डालेंगे वोट, तो 28 मई को शुरू होगी काउंटिंग। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। कौल सिंह ने कहा निगम पर एक बार फिर होगा कांग्रेस का कब्जा। हिलोपा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती पर साधा निशाना। सोफत ने कहा पार्टी इतिहास से सत्ती पूरी तरह से है अनजान। अब खबरें विस्तार से। बद्दी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ही हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक पैकेज दिया, जबकि यूपीए ने इसे वापस लेने का काम किया। ये बात उन्होंने एक नवनिर्मित औद्योगिक इकाई के उद्घाटन मौके पर कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने आज बद्दी चंडीगढ़ की दूरी मात्र 22 किलोमीटर तक कम कर दी है, जिसका फायदा चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल के निवासियों को हो रहा है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली दरों में 5% छूट देने की घोषणा की। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी नवनिर्मित औद्योगिक इकाई जनरल केबल के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने ये घोषणा करते हुए कहा कि इसके अलावा इको फ्रेंडली उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि जो इकाइयां प्रदूषण फैलाएंगी, ऐसे उद्योगों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। खूबसूरती ऐसी हो, हिमाचल की वादियों को देखकर जो एक बार जाए वो कभी से भूल ना पाए, तो उन्होंने कहा बोलो क्या? मैंने कहा कभी भुला ना पाओगे। प्रदूषण फैलाने वाला होगा उसको हम डिस्करेज करेंगे। क्रांति हिमाचल प्रदेश में आए, जैसे मैंने पहले कहा, लोग काम करें। इस मौके पर धूमल ने कहा कि आज बद्दी की चंडीगढ़ से दूरी घटकर महज 22 किलोमीटर तक रह गई है। केंद्र की यूपीए सरकार पर हमला करने से भी वो नहीं चूके और कहा कि औद्योगिक पैकेज की अवधि घटाकर केंद्र ने प्रदेश के हितों से खिलवाड़ किया है। Now Chandigarh is just 22 kilometers from Baddi. You can go within half an hour there. अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व का किसी और से तुलना करके कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। अटल बिहारी वाजपेयी के कारण और बीजेपी के कारण आया है और गया है, तो दूसरे लोगों के कारण वो पैकेज आपका वापस गया है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश दौरे पर निकले मुख्यमंत्री धूमल हर वर्ग को खुश कर रहे हैं। मकसद एक ही है कि सत्ता पर दोबारा काबिज होकर एक बार फिर सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बद्दी, 7C हिमाचल आजकल। वहीं अर्थ डे के मौके पर राजधानी शिमला के विभिन्न स्कूलों के बच्चों व आईजीएमसी की स्टाफ नर्सेज ने लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देकर एक रैली निकाली। मुख्यमंत्री धूमल ने रिज मैदान से रैली को हरी झंडी दिखाकर बच्चों को पर्यावरण संरक्षित करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर धूमल ने लोगों से आह्वान किया कि ये वातावरण को बचाने में अपना पूरा सहयोग दें और पॉलिथीन के इस्तेमाल को दूर करें। पर्यावरण के प्रति जरूर जागरूकता पैदा होती जाएगी और प्रदूषण के कारण, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन के कारण जो पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, उसको देखते हुए हर समझदार नागरिक ये सुनिश्चित करेगा कि वो कार्बन ना फैलाए, ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल ना करें जिसके कारण कार्बन फैलता हो और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती हो जी। तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव यही है, पैदल चलो, पैदल नहीं तो पैदल से, साइकिल से चलो। और उस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। पहले आशादीप ने एक अच्छा प्रयास किया, आज फिर एक और प्रयास हुआ है अर्थ डे के शुभ अवसर पर। प्रदेश की एकमात्र नगर निगम शिमला के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव 27 मई को करवाए जाएंगे। इसी के साथ ही शहर में आदर्श आचार संहिता भी तुरंत प्रभाव से लागू होने के साथ ही शहर में विकास कार्यों और घोषणाओं पर भी पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। कुल 81,000 मतदाताओं वाली शिमला नगर निगम में 25 वार्ड हैं, जिनमें से 4 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से शुक्रवार को शिमला नगर निगम की चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अतिरिक्त उपायुक्त DC बडालिया ने कहा कि नामांकन पत्र 5, 7 व 8 मई को भरे जाएंगे।
9 मई को छंटनी होगी व 11 मई को 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन शाम को अंतिम सूची भी जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना मुताबिक मतगणना 28 मई को सुबह 8 बजे से डीसी ऑफिस में की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी नोटिफिकेशन जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल इलेक्शन से संबंधित है, उसके अनुसार मई 5, 7 और 8 को नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जाएंगे और ये नॉमिनेशन पेपर 11 बजे से 3 बजे दोपहर बाद तक फाइल किए जाएंगे। इसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी जो है वो 9 मई 2012 को 10 बजे से लेकर की जाएगी और विड्रॉवल ऑफ जो कैंडिडेचर है, जो विड्रॉवल होगी नॉमिनेशंस की, वो 11 मई 2012 को 3 बजे से पहले होगी। इसके अलावा जो लिस्ट पोलिंग स्टेशंस की पेस्ट की जाएगी वो 5 मई 2012 को होगी और जो मतदान होगा वो 27 मई 2012 को 7 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक होगा। और जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है, मतगणना वोटों की जो गिनती है, मतगणना 28 मई 2012 को 8 बजे से लेकर की जाएगी। निगम चुनाव में इस बार कुल 81,040 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर नई निगम का चुनाव करेंगे। 5,672 मतदाताओं के साथ छोटा शिमला वार्ड में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, तो सबसे कम 1,854 मतदाता बेमोर वार्ड में हैं। चुनाव परिसीमन के बाद इस बार निगम चुनाव नए सिरे से करवाए जा रहे हैं, जिसमें जनसंख्या के आधार पर कुल 25 में से 4 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं महिलाओं को भी पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण देकर उन्हें 13 सीटें मिली हैं। अधिसूचना जारी होते ही चुनाव आचार संहिता भी लगा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। खैर, कांग्रेस और बीजेपी इस सेमीफाइनल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी, क्योंकि उसके कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव है और जो भी पार्टी निगम चुनाव जीतेगी उसे दूसरी पार्टियों पर मनोवैज्ञानिक लाभ तो हासिल होगा ही। जगमोहन शर्मा, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर शिमला नगर निगम चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार भी नगर निगम चुनाव में अपने मेयर व डिप्टी मेयर बनाने के साथ पार्टी पार्षदों को भी भारी मतों से जिताएगी। कौल सिंह ने कहा कि शिमला की जनता ने हमेशा से ही कांग्रेस का साथ दिया है और इस बार भी उन्हें उनका भरपूर समर्थन मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार भी शिमला की प्रबुद्ध जनता, जहां हिमाचल प्रदेश के हर जिले के लोग रहते हैं, अब की बार भी कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे, अपना समर्थन देंगे और यहां कांग्रेस पार्टी का जो है मेयर और जो है डिप्टी मेयर भी चुना जाएगा, जो सीधे तौर पे चुने जाएंगे और बहुमत जो है पार्षदों का भी 2/3 बहुमत जो है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। प्रदेश के सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि ने पालमपुर पहुंचकर शाह नहर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस नहर को हर हाल में अगले महीने चालू कर दिया जाएगा, जिससे इस इलाके के 93 गांव को सिंचाई की सुविधा हासिल होगी। रवि ने शाह नहर को बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि भी बताया। प्रदेश की सबसे बड़ी शाह नहर सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य मई माह में पूरा करके इसे लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। प्रदेश के सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने शाह नहर परियोजना के निर्माण काम का निरीक्षण करते हुए कहा कि कुल 45 किलोमीटर की इस नहर से 41 किलोमीटर का काम 31 मई तक खत्म हो जाएगा, जिससे नूरपुर, ज्वाली और इंदौरा तहसील के 93 गांव की 15,287 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अधीन आ जाएगी और 15,287 हेक्टेयर भूमि यहाँ के किसानों की यहाँ पर सिंचित होगी। उस कड़ी में यहाँ पर और गति इस कार्य का काम को दी जाए और समय हमने निर्धारित किया था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2012, उसमें थोड़ी सी देरी हुई है। वो हमारी फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस के कारण, थोड़ा मौसम के कारण भी, और साथ में कई बार हमारी जो टेक्निकली कोई होती है उनको थोड़ा सा बदलाव उनमें आया है उसके कारण। लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे मेरे अधिकारियों ने मुझे पूरा सूचित किया है कि 31 मई तक हम 0 पॉइंट से लेकर 41 किलोमीटर तक 31 मई तक पानी हम वहाँ पर पहुँचा देंगे।
उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पिछली कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया, जिस पर उस समय कुल खर्च 142 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा और अब ये 387 करोड़ रुपए में पूरे होने जा रही है। कब मेरा ये दौरा शाह नहर और सिद्धार्था जो हमारी इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, हिमाचल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट अब तक के। शाह नहर का काम कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद इसमें गति प्रदान की गई है और जो ये प्रोजेक्ट हमारा शाह नहर का इरिगेशन का 142 करोड़ रुपए में पूरा होना था, वर्तमान लागत के ऊपर 387 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस मौके पर रविंद्र रवि ने 96 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली सिद्धार्था माध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और इसको जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश विभाग को दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पालमपुर, 7C हिमाचल आजकल। खबरों का सिलसिला जारी है 7C हिमाचल आजकल में। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। लगता है कि बीजेपी से अलग होकर बनी हिमाचल लोकहित पार्टी के निशाने पर अब सिर्फ बीजेपी और उसकी योजनाएं ही हैं। हिलोपा ने अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती को ही पार्टी के इतिहास से अनजान करार देकर उन्हें काफी जूनियर करार दिया। पार्टी प्रवक्ता महेंद्र नाथ सोफत ने तो धूमल सरकार के 2 मंत्रियों का असली भाजपाई होने से ही इनकार कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल लोकहित पार्टी बीजेपी पार्टी के कामकाज पर कड़े तेवर अपनाए हुए है। हिलोपा ने पहले अटल स्वास्थ्य सेवा योजना में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर सीबीआई जांच की मांग की, तो अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती को भी लपेटे में ले लिया। हिलोपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत ने तो यहाँ तक कह डाला कि सतपाल सत्ती को बीजेपी के इतिहास का ही पता नहीं। हिमाचल लोकहित पार्टी के मुखिया महेश्वर सिंह जब जनसंघ व जनता पार्टी में थे तो उस समय सतपाल सत्ती काफी छोटे थे। सोफत ने तो बीजेपी सरकार के 2 मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह और महेंद्र सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि दोनों ही मंत्री असली भाजपाई नहीं हैं। हिमाचल लोकहित पार्टी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार पर लगातार निशाना साधते हुए अपने विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। राजनीतिक माइलेज लाने का यह तरीका फिलहाल बीजेपी पर आजमाया जा रहा है। देखते हैं हिलोपा के लिए यह नुस्खा कितना कारगर साबित होता है। भूपेंद्र चौहान, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में चल रही अटल स्वास्थ्य योजना सेवा यानी 108 एम्बुलेंस सेवा में घोटाले का आरोप अब कांग्रेस ने भी लगा दिया है। कांग्रेस के पूर्व परिवहन मंत्री व विधायक JS बाली ने कांगड़ा में कहा कि इस सेवा के मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग के मुताबिक भुगतान न कर सरकार कंपनी को फायदा पहुंचा रही है। बाली ने विजिलेंस जांच की भी मांग की है, जबकि इस मुद्दे पर शिमला में स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने कहा कि योजना पर लग रहे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। हिमाचल लोकहित पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी 108 एम्बुलेंस सेवा में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। विधायक JS बाली ने कहा कि सरकार ने एम्बुलेंस सेवा चलाने वाली निजी कंपनी के साथ 1469 रुपए प्रति एक चक्कर का करार किया था, लेकिन अब प्रत्येक एम्बुलेंस को 1,28,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। केंद्रीय अनुदान का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बाली ने कहा कि धूमल सरकार अभी तक कंपनी को 29 करोड़ 84 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है। उन्होंने इस पूरे मामले की विजिलेंस जांच की मांग मुख्यमंत्री धूमल से करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही इस योजना की जांच की जाएगी और कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। और ये सीरियस मामले हैं और चीफ मिनिस्टर शुड ऑर्डर at least immediately vigilance inquiry on this. What is sitting on? Everything has come on the my question reply. Chief Minister has all the record. 108 सेवा पर लगातार लग रहे घोटालों के आरोप पर शिमला में खुद स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल सामने आए हैं और कहा कि सब आरोप विपक्ष की सोची समझी रणनीति के तहत लगाए जा रहे हैं। बिंदल मुताबिक राज्य में ये सेवा काफी बेहतर ढंग से काम कर रही है और एम्बुलेंस सेवा के शुरू होने के बाद से 1,32,000 मरीजों ने इस सेवा का लाभ उठाया है। तो प्रदेश की माननीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सरकार का
सबसे बढ़िया काम करने वाली योजना है, उस योजना के ऊपर उंगली उठाने का ये सोचा समझा षड्यंत्र है ताकि इस योजना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सके और इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा किया जा सके, क्योंकि प्रदेश का आम खास आदमी, एवरी पर्सन इज नाउअडेज अफेक्टेड एंड बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम। हिलोपा के बाद कांग्रेस ने इस सेवा में हुई वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए हैं, लेकिन एक ही दिन के अंदर खुद स्वास्थ्य मंत्री ने आगे आकर आरोपों को बेबुनियाद बताया। इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं सरकार आरोपों पर डिफेंसिव मूड में है। कांगड़ा से ब्रजेश्वर साखी और शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। पशुपालन विभाग ने राज्य में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी से 6 बछड़े व बछड़ियों के जन्म के साथ ही प्रदेश का नाम सुर्खियों में ला दिया है। जैव प्रौद्योगिकी ने इस नई तकनीक के इस्तेमाल में गायों में तेजी से आनुवांशिक सुधार होगा। इस योजना के तहत अब तक 4 नर व 2 मादाओं ने जन्म लिया है। हाल ही में पशु प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कोटला बड़ोग में 2 बछड़ियों ने इस तकनीक से जन्म लिया। विज्ञान की नित नई तकनीक आज इंसान के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी के चलते सोलन सिरमौर की सीमा पर स्थित कोटला बड़ोग पशु प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी की मदद से 6 बछड़ों व बछड़ियों ने जन्म लिया। इस बारे में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी विभाग के डॉक्टर केडी रायत ने कहा कि इस परियोजना की सफलता से पशु पालकों को काफी लाभ मिलेगा। रायत मुताबिक इस विधि से तीव्र आनुवांशिक सुधार, बांझपन नियंत्रण, पशुओं में जुड़वा बच्चों का पैदा होना, पशुओं की लुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण व बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। डेयरी उद्योग चला रहे विनोद कुमार ने कहा कि ये तकनीक पशु पालकों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो रही है। चिलिंग प्लांट के खुल जाने से अब दूध के लिए दूर नहीं जाना पड़ता और अच्छे दाम भी मिलते हैं। मैंने आजकल अपना छोटा सा डेयरी फार्म खोला है जिसमें कि मैंने 3-4 गायें रखी है और उनसे दूध पैदा करता हूँ। और जो हमारे दुधारू पशु सुधार सभा के अंतर्गत जो चिलिंग प्लांट खोला है सोलन में, वहाँ मैं इसको ले जाता हूँ और अच्छा रेट मिलता है उससे। पहले हमारे को क्या था कि यूनिवर्सिटी तो बहुत नज़दीक है हमारे गांव से, तो वहाँ जगह जगह ले जाना पड़ता था दूध। जबकि जब से ये चिलिंग प्लांट खुला है तो वहाँ से हमारे को बहुत फैसिलिटी मिली है। इससे एक तो सबसे बड़ा लाभ ये कि जो बांझपन गायों में दिखाई देता है उसको ख़त्म किया जा सकता है, नस्ल में सुधार किया जाएगा। इस नई तकनीक से पशुओं की नस्ल सुधारने के साथ साथ उन्हें दुधारू बनाने में भी मदद मिलेगी। मनीष शारदा, सोलन, 7C हिमाचल आजकल। नाहन आज भी आधुनिक सीवरेज प्रणाली को तरस रहा है। शहर में बनाई गई रियासत काल की सीवरेज प्रणाली तो अपनी उम्र पूरी कर चुकी है और नई सीवरेज प्रणाली के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार शहर की साफ सफाई और सुंदरता के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही। हालांकि परिषद मुताबिक सीवरेज स्थापित करने के लिए सरकार ने 52 करोड़ रुपए की पेयजल योजना मंजूर की है, लेकिन इस योजना को पूरा होने में 3 साल का समय लग जाएगा। नाहन वासी आजकल एक आदर्श सीवरेज व्यवस्था के लिए तरस रहे हैं। रियासत काल की बनी सीवरेज प्रणाली तो उम्र पूरी कर चुकी है और नई कब बनेगी यही स्थानीय लोगों को पता नहीं। जहां तहां नालियों से गंदा पानी बहता हुआ नजर आ जाता है। यहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार इस दिशा में उचित कदम नहीं उठा रही, जिससे यहां शहर की सुंदरता पर ग्रहण लग गया है। नाहन शहर में गंदगी का चारों ओर आलम है। यहाँ के जो एक बार सफाई का जो प्रबंध था, स्ट्रीट टाइम में इतना सुंदर व्यवस्था थी, हर प्रकार से चारों ओर नालियाँ साफ सुथरी चलती थी, ढके हुए होते थे। लेकिन आज गंदगी का यह आलम है कि चारों ओर गंदगी बिखरी हुई है। सीवरेज के लिए यहाँ पर प्रशासन ने कई बार कोशिश की, कई बार सरकारें बदली आई गई, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। चाहे कोई भाजपा सरकार आई हो या कांग्रेस सरकार आई हो, सभी ने वादे किए हैं कि हम ये सीवरेज व्यवस्था नाहन शहर को देंगे, लेकिन आज तक अभी तक किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मेरी सरकार से पुरजोर विनती है कि कम से कम नाहन शहर के जो ग्रहण लग चुका है आज उसको सुधारने के लिए आप उचित कदम उठाएं। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से सीवरेज के लिए हालांकि कुछ राशि भी जारी की गई है, लेकिन पानी की कमी सीवरेज लाइनें बिछाने के लिए आड़े आ रही है।
बाकी टाउन के लिए अलग से जो है IPS के द्वारा जो है एक बनाया गया है, उसमें भी 220 लाख के करीब 220 करोड़ की 220 लाख के करीब जो है प्रोजेक्ट्स इन्होंने तैयार किया है, जिसमें 19 करोड़ तक इनके पास आ चुका है पैसे। अब जैसे ही पानी की फैसिलिटी अच्छी होगी और ये सीवरेज लाइनें भी शायद बिक जाएगी। कोलकाता के बाद देश की दूसरी पुरानी नाहन नगर परिषद कभी शहर में साफ सफाई व सौंदर्य बनाए रखने के लिए जानी जाती थी, लेकिन पुरानी सीवरेज व्यवस्था ने शहर की सुंदरता को ही बिगाड़ के रख दिया। शहर में अगर नई सीवरेज प्रणाली बनाई जाती है तो इससे न केवल लोगों को सुविधा होगी बल्कि इसके साथ साथ शहर की सुंदरता भी बरकरार रहेगी। सतीश शर्मा, नाहन, 7C हिमाचल आजकल। बॉर्डर रोड्स के जवानों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार रोहतांग मार्ग खुल ही गया। ये मार्ग पिछले 6 माह से पूरी तरह से बंद था। इस सड़क के खुल जाने से अब लाहौल स्पीति के निवासियों का संपर्क एक बार फिर देश प्रदेश के साथ स्थापित हो गया है। हालांकि मार्ग की सफाई के बाद ही इसे आवाजाही के लिए खोला जाएगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये मार्ग चीन बॉर्डर तक जाता है और इस रास्ते से ही लेह लद्दाख और सेना को रसद भी पहुंचती है। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बॉर्डर रोड्स के जवानों ने रोहतांग पास को यातायात के लिए खोल दिया है। जल्द ही सड़क की पूरी सफाई होने के बाद इस मार्ग पर आम वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। करीब 6 महीने से बर्फ में कैद इस पहाड़ी इलाके के लोगों को केलांग और लेह जाने के लिए अब कोई समस्या पेश नहीं आएगी। जवानों ने भारी ठंड और बर्फबारी के बीच इस रास्ते को खोलकर हजारों लोगों को सुविधा दिलाई। इस बाबत जनजातीय आयुक्त PC कपूर ने कहा कि ये सड़क इलाके की भाग्य रेखा है और इसके खुलने से न केवल क्षेत्र की विकास योजनाओं को गति मिलेगी बल्कि आम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। रोहतांग मार्ग खुल जाने से सैलानियों के लिए भी इस स्वर्ग जैसे कुदरत के नजारों को दिखा पाने के अवसर मिल जाएंगे। इस वर्ष जो रोहतांग दर्रा है वो बहुत जल्दी खोल दिया गया। इसमें स्टेट यूटिलिटी और ग्राफ के लोगों ने, DGR के लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। इसके बहुत से फायदे होंगे। एक तो जो हमारा वैली में जो विकास के कार्य हैं वो जल्दी शुरू हो जाएंगे तथा वैली में जो हमने जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में जो सीड्स वगैरह देना है वो भी दे पाएंगे। जो लाहौल के लोग मनाली आ जाते हैं वो वापस जा कर के अपनी खेती का काम कर पाएंगे, तो उससे लोगों का खेती का काम भी होगा, लोगों का की फसल भी अच्छी आएगी और साथ एक टूरिस्ट के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बर्फ का रेगिस्तान कहलाने वाला लाहौल स्पीति जिला रोहतांग मार्ग के बंद होते ही बाकी दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है। आलम यह होता है कि करीब 6 महीने यहाँ के निवासी बाहर नहीं जा पाते या फिर निचले इलाकों की तरफ पलायन करते हैं। भारत तिब्बत सीमा से सटे इस इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सड़क काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन की सीमा तक जाने वाला ये एकमात्र सड़क मार्ग केलांग, दरालाचा और लेह तक सेना व स्थानीय निवासियों की रसद सामग्री पहुंचाता है। जगमोहन शर्मा, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। गर्मी का सीजन शुरू होते ही प्रदेश के बाजारों में जंगली फल काफल की आमद शुरू हो जाती है, लिहाजा मंडी के बाजारों में भी इस फल की बिक्री तेज हो गई है। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि औषधि गुणों और ठंडी तासीर होने के चलते इस फल की काफी मांग रहती है। ये फल प्रदेश के करीब हर हिस्से में पाया जाता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश औषधि गुणों से भरपूर प्रदेश है। इसी में ही एक नाम है काफल का, जो कि बाजार में आ चुका है। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ इस फल का इंतजार लोग साल भर करते हैं। मंडी में बाजार में इन दिनों काफल पहुंच चुका है और 60 से 70 रुपए में ये फल प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि ये एक जंगली फल है और इसके फल के काफी औषधीय गुण होने से ये आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है। वैसे जंगली फ्रूट है ये, लेकिन अगर मेडिसिन के ढंग से देखा जाए तो आम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जंगलों में पैदा होता है और विशेष रूप से गर्मियों में इसका बड़ा महत्व होता है। लोग इसको खरीदते हैं, हालांकि ये काफ़ी महंगा फ्रूट होता है। लोग काफ़ी पैसा देकर भी इसको खरीदते हैं क्योंकि गर्मियों में ये शांति पैदा करता है और भी कोई बीमारी होती है उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक रहता है। तो काफल का बड़ा नाम है और हिमाचल प्रदेश में खास तौर से मंडी में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है और लोग इसका इंतजार करते हैं काफ़ी समय से। जब भी गर्मी आती है तब आता है ये और लोग इसको बड़े चाव से भी खाते हैं और एक दवाई के रूप में भी इसको लोग खाते हैं। आजकल मंडी के बाजार काफल के फल से अटी पड़ी है। ठंडी तासीर होने के कारण
ये फल गर्मी भगाने में काफी मददगार साबित होता है और खास बात है कि काफल प्रदेश के लगभग हर इलाके में पाया जाता है। मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।